पश्चिम बंगाल में चुनाव है और जबरदस्त ताकत झोंकी हुई है बीजेपी ने इस चुनावी अभियान में अपने। हमारे साथ आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। आज हम दिन भर उनके साथ थे, दिन भर हमने करीब 4 सभाएं भी की। बहुत बहुत स्वागत है अमित भाई आपका। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि बीजेपी की जो उम्मीदें हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों हैं? इतनी ताकत से लड़ती हुई बीजेपी कभी पश्चिम बंगाल में इससे पहले नहीं दिखी। देखिए, हम 19 का चुनाव भी इतनी ही ताकत से लड़े थे। पहले हमारा संगठन यहाँ नहीं था। 16 के चुनाव के बाद हमारे संगठन का विस्तार हुआ है, हमारी ताकत बढ़ी है। और 2019 के चुनाव में हर सीट को हम दमखम के साथ इतनी ही तीव्रता से लड़े थे और हम 18 सीट जीते थे। 3 सीटें हमारी 5000 से कम मार्जिन से चली, लोकसभा की सीटें। तो मैं मानता हूं अब ये संशय चला गया है कि यहाँ बीजेपी जीत सकती है या नहीं जीत सकती। लेकिन अमित भाई, जब लोकसभा के नतीजे आए तो एक खास बेल्ट में बीजेपी का प्रादुर्भाव आविर्भाव होता दिखा, लेकिन बाकी जो हिस्से थे पश्चिम बंगाल पर, वहां पर बीजेपी की वो ताकत नहीं थी। ये ताकत आप कैसे इस चुनाव में उम्मीद कर रहे हैं कि वो बढ़ के आएगी और आपकी सरकार तक बना देगी? नहीं, वहां पर भी हमारी ताकत थी ही, परंतु वोट का कन्वर्जन में एक बाधा थी कि लोगों के मन में संशय था कि बीजेपी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। लोकसभा के चुनाव ने उस संशय को निर्मूल कर दिया है और सब मानते हैं कि यहाँ बीजेपी सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए सक्षम है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 200 सीटों के साथ, 200 से ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमित भाई, मैंने पिछले चुनाव में भी आपके साथ कई दौरे किए थे। इस बार जो आपकी सभाएं थीं उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ रही थी और जो करंट था, आपके सवाल पूछने पे जो रिस्पॉन्स था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। क्या एक बहुत बड़ा कारण पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है वो एक बड़ा कारण है जो आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ा? नहीं, देखिए, लोगों की आशाएं बड़ी हैं। आशाएं बढ़ती है तो भीड़ भी आती है और रिस्पॉन्ड भी करती है। मैं कई सालों से चुनाव प्रचार का काम करता हूं, बूथ से लेकर यहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। मुझे पूरा भरोसा है बंगाल की आज की स्थिति देखकर कि यहां पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ, 200 से ज्यादा सीटों के साथ। लेकिन ममता बनर्जी आप पर आरोप लगा रही हैं, खासतौर पर बीजेपी पर, कि बाहरी लोग हैं, ये बाहरी लोग आ गए हैं, इनके अंदर से बंग ध्वनि नहीं आ रही है। देखिए, ममता जी बंगाल की जनता को गुमराह करिए, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं हैं। ममता जी 294 लोग जो लड़ रहे हैं उसमें से एक बाहरी बता दे। सरकार में मुझे नहीं आना है, सरकार में श्री नितिन गडकरी को नहीं आना है, श्री राजनाथ सिंह जी को नहीं आना है, योगी आदित्यनाथ जी को नहीं आना है। सरकार तो ये 294 प्रत्याशियों में से बनेगी। वो सारे बंगाल के भूमिपुत्र हैं। और कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से गुरुवर टैगोर का स्पिरिट समझाया था, जन गण मन का, कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। आपका विचार क्या है? क्या जब सुभाष बाबू हरिपुरा कांग्रेस में अध्यक्ष बन गए तब वो बाकी देश के लिए बाहरी थे क्या? गुजरात सुभाष बाबू को नेता नहीं मानता था। जब प्रणब बाबू देश के राष्ट्रपति बन गए तो मध्य प्रदेश उनको राष्ट्रपति नहीं मानेगा, बाहरी मानेगा। ये किस प्रकार का विचार है? ऐसी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रचार करने ऐसे लोग आ रहे हैं जो भगवाधारी हैं, टीका लगाते हैं और मुंह में पान चबाते हैं। चले, मैं इनकी ऐसी टिप्पणियों पर कोई जवाब देना नहीं चाहता। सब लोग अपने अपने संस्कार के हिसाब से जनता के सामने अपनी बातें रखते हैं। जी, ममता बनर्जी एक बार बार आरोप लगा रही हैं आपके ऊपर कि आप सीए एनआरसी के जरिए जो राज्य है उसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप सीए एनआरसी लागू करके राज्य का जो ताना बाना उसको बिगाड़ना चाहते हैं। जहां तक सीए का सवाल है, मुझे एक बात बताओ कि इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कैसे हो सकता है? इस देश में जो शरणार्थी रह रहे हैं उसको अगर हम नागरिकता देते हैं, जो कि आजादी के वक्त देश के सारे नेताओं का, उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी बनी ही नहीं थी, मगर देश के सारे नेताओं का वादा था। 73 साल के बाद इसकी पूर्ति आज हम कर रहे हैं। कैसे सांप्रदायिक? महात्मा गांधी जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था, मौलाना आजाद ने कहा था। क्या सारे सांप्रदायिक लोग थे? सीए है कि जो
शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देना, तो फिर कैसे ये सांप्रदायिक हो सकता है? वो इसलिए कहती हैं कि सीए का अगला चरण एनआरसी है। उनको स्वप्न आता है क्या? वो तो मैं लेकर आऊंगा तब विरोध करे। सीए का क्यों कर रही है, फिर एनआरसी का करे। सीए और एनआरसी का क्या लेन देन है भाई? एनआरसी आया ही नहीं है और सीए का कानून का कोई लिंक एनआरसी से हो नहीं सकता। असम में हो चुका है एनआरसी, हालांकि ठीक नहीं हुआ मगर हो चुका है। इसका सीए से कोई लेन देन ही नहीं है और जब एनआरसी आए तब विरोध करना है तो सीए का क्यों कर रही है? मैं ये नहीं समझता कि ममता दीदी को बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता मिले उसमें दर्द क्या है। उनका दर्द एपीसमेंट की पॉलिटिक्स है। वो कह रही हैं कि आप मंदिर को 100 करोड़ रुपए अपने घोषणा पत्र में दे देते हैं, मस्जिदों के लिए कुछ नहीं लिखाया। हमने सभी धार्मिक धरोहर शब्द प्रयोग किया है, तो मतलब और भी दूसरे धार्मिक अगर वहां स्थल भी उस वहां दायरे में होंगे हैं। तो। ममता बनर्जी एक लगातार बात कहती हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो मुख्यमंत्री हैं राज्य में 10 साल से, स्वाभाविक है। लेकिन बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। कौन मुख्यमंत्री होगा वो बता नहीं रहे। हम ढेर सारे ऐसे चुनाव जीते हैं जहां चेहरा नहीं। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भी हम चेहरे के बगैर ही लड़े थे, जीते थे। झारखंड जीते थे, हरियाणा जीते थे, महाराष्ट्र जीते थे। और चेहरा कैसा है उस पर निर्भर करता है, चेहरा होने से कुछ नहीं होता। आपने 10 साल क्या करा है उस पर निर्भर होता है। अब ममता बनर्जी की पार्टी के एक शख्स हैं, उन्होंने कल बयान दिया कि अगर 30% मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो वो 4 पाकिस्तान बना सकते हैं, चुनाव जीतना छोटी बात है। देखिए, मैं मानता हूं कि ममता दीदी ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और अगर इनकी पार्टी के नेता ने ऐसा कहा है तो उन पर वो क्या कार्रवाई करेगी वो स्पष्ट करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताना चाहिए कि ये ध्रुवीकरण नहीं है क्या? उन्हीं की पार्टी के नेता ने कहा है तो ये ध्रुवीकरण नहीं है क्या? क्यों चुप है? कल की रैली में बोले कैसे ध्रुवीकरण क्यों करते हो, अगर हिम्मत है तो। वो तो जवाब में चंडी पाठ कर रही हैं आपके जय श्री राम के नारे के जवाब में। चले, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं ममता दीदी चंडी पाठ करे, मगर बहुत लेट हो गया है। तो लेट होने से मतलब क्या है आपका? अब वो इस प्रकार से अदर साइड का अपीसमेंट नहीं कर सकती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब जो वोटों का मैंने कहना था वो कह दिया, जनता समझ जाएगी, आप चिंता मत करो। आपके पार्टी के नेता हैं दिलीप घोष, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर आज काफ़ी विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी चोट दिखा रही हैं, बार बार वो पैर ऊपर करके चोट दिखाती हैं, क्यों नहीं बरमुडा पहन लेती हैं? मैंने उसके बाद दिलीप घोष जी की मेरी बात नहीं हो पाई, आज पूरे दिन हेक्टिक था। रात को मैं करूंगा, उसका कहने का भावार्थ क्या है वो भी शायद स्पष्टता देना चाहेंगे, तो कल तक राह देखिए आप। मैं थोड़ा सा बंगाल से बाहर निकलना चाहूँगा अमित भाई। महाराष्ट्र में ज़बरदस्त राजनीतिक भूचाल है, सियासी भूचाल है। वहाँ पर 100 करोड़ रुपए एक महीना में इकट्ठा करने के आरोप लगाए जा रहे हैं परमवीर सिंह की तरफ से, जो कि कमिश्नर रहे हैं मुंबई के। आपको लगता है कि ये जो आरोप लग रहे हैं इसके पीछे सियासी साजिश है? क्योंकि शिवसेना ऐसे आरोप लगा रही है। शिवसेना ऐसे आरोप लगाए उसमें कोई नई बात नहीं है, ये शिवसेना की आदत है। मेरा इतना ही कहना है, इस पर उद्धव जी और शरद पवार जी ने नैतिकता का कॉल लेना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। जी, ये मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस आपके मंत्रालय भी पहुंचे हैं, उन्होंने गृह सचिव से मुलाकात की और तमाम एविडेंस दिए हैं, जिसमें से वहाँ की कमिश्नर इंटेलिजेंस थी रश्मि शुक्ला, उनके ज़रिए जो तमाम कॉल रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए थे, जो इस पूरे प्रकरण में ट्रांसफ़र पोस्टिंग से ज़रिए लिप्त अफसरों के थे, वो भी सौंपे हैं। आपको लगता है कि ये मामला गृह मंत्रालय को संज्ञान में लेना चाहिए? देखिए, अभी मैंने देखा कुछ लोग पहले सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट के मामला हाई कोर्ट में भेजा है, हाई कोर्ट क्या संज्ञान लेती है देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी गृह मंत्रालय उसकी जांच तो कर ही रहा है कि क्या हो सकता है। इस मामले में आपको लगता है कि ये जो केवल एंटीलिया का जो विस्फोटक वाला मामला था वो कुछ अलग वो भी वसूली से जुड़ा हुआ था क्या? मेरे मानने से क्या होता है, एजेंसियां प्रोफेशनल जांच कर रही है, वो अपना जो कुछ भी रिपोर्ट होगी वो कोर्ट के सामने रखेंगे। इसको मैं नहीं मानता कि इस प्रकार के इंटरव्यू में डिस्कस करना चाहिए। जांच एजेंसी को अपना काम
किसी भी प्रभाव के बगैर करने देना। अमित भाई, राज्य में किसी भी राज्य में पहली बार हो रहा है कि उस राज्य का पुलिस अफसर अपने गृह मंत्री के ऊपर इतने संगीन आरोप लगा दे रहा है। आप अगर राज्य के मुख्यमंत्री होते तो क्या फैसला लेते? मैं काल्पनिक चीजों का जवाब नहीं देता। मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने और शरद पवार जी ने नैतिकता का कॉल लेना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद शुक्ला, उन्होंने कहा कि जो बुर्का है उस पर प्रतिबंध। मेरा ध्यान नहीं है भैया इस पर, मेरी जानकारी में नहीं है विषय। देश के अलग अलग हिस्सों में भी अमित भाई अजान को लेकर लोगों को होने वाली तकलीफ की आवाजें उठ रही हैं कि अजान जब पढ़ी जाती है उससे चलो आप दिखाओ उसको आपकी चैनल में इंटरव्यू कर। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई आपका। अमित भाई आज हमारे साथ थे, दिन भर उनके साथ हमने बिताया, पूरा जो कैंपेन था उसको कवर किया और साथ ही साथ उनके साथ एक खास बातचीत भी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।